नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। 7 बजे की खबरों में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां शहडोल से बड़ी खबर मिल रही है। CMHO को हटाया गया है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को हटाया गया है। तो स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर डॉक्टर राजेश पांडे को हटाया गया है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को भी हटा दिया गया है। विक्रम बारिया जिला अस्पताल के सिविल सर्जन थे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के दौरे के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो बच्चों के मौत के मामले में कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ बच्चों की मौत को भी छिपाया गया था। अस्पताल की व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी जताई है। तो CMHO और सिविल सर्जन पर गाज गिरी है। हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। पुष्पेंद्र, विक्रम बरिया जिला अस्पताल सिविल सर्जन और साथ ही साथ CMHO दोनों को हटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे वहां, क्या गलती मानी गई इनकी, क्या कमी थी? क्योंकि पहले जब जांच रिपोर्ट आई थी उसमें तो कोई भी दोषी नहीं था। जी, मैं आपको बता दूं कि जब सुबह यहां पर प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री आए थे तो जिला हॉस्पिटल का भ्रमण किया, उन्होंने SNSU का भ्रमण किया। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में लगातार पत्रकारों ने यह सवाल उठाया था कि कार्रवाई किस पे की जाएगी, क्या लापरवाही किसकी आई सामने। तो प्रभुराम चौधरी ने साफ इनकार किया था कि पैरामेडिकल और डॉक्टरों की कोई लापरवाही नहीं थी। कहीं ना कहीं इसमें अव्यवस्था गांव में से जब परिजन लेकर आते हैं वही होती है, तो वहां से क्लीन चिट दे दी। तो जाएंगे अगर जब हटाए। अभी स्थिति में यह है कि अनूपपुर जाके फिर स्वास्थ्य मंत्री ने बना दिया कि मैंने निर्देश दे दिए हैं सिविल सर्जन और CMHO को हटाने के, लेकिन दोनों ही बातों में विरोधाभास समझ में आ रहा है। एक तरफ कहते हैं हटाने जरूरत पड़ी तो हटाने जाएंगे, यहां निर्देश दे दिए, लेकिन कलेक्टर को अभी इस चीज की जानकारी नहीं है। कलेक्टर से हमने बात की तो उनका साफ कहना था कि अभी मेरे पास ऐसे कोई आदेश नहीं आए हैं। जी, शुक्रिया पुष्पेंद्र तमाम बातचीत के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री का दौरा हुआ, उसके बाद सिविल सर्जन और CMHO को हटाया गया। आगे बढ़ते बात इंदौर की करते हैं। इंदौर जिले में समीक्षा बैठक में कलेक्टर की फटकार से CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया की तबीयत बिगड़ गई है, वहीं उनके आंख से आंसू भी निकल गए थे। CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया को कलेक्टर मनीष सिंह ने भरी बैठक में यूजलेस कह दिया, जिससे उनका BP भी बढ़ गया। इसके बाद उन्हें विभाग के अधिकारी मेदांता अस्पताल ले गए, जहां उनकी जांच की गई। आपको बता दें कि कोविड काल में CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया की कार्यप्रणाली से कलेक्टर खुश नहीं थे। सोमवार को भी समीक्षा बैठक में भी कलेक्टर ने उन्हें ये कह दिया था कि यदि आप काम नहीं कर पा रहे हो तो अपना ट्रांसफर दूसरे जिले में करा लें। वहीं आज हुई बैठक में भी कलेक्टर मनीष सिंह ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुछ सवाल CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया से पूछे, जिसका जवाब जड़िया नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें कलेक्टर ने यूजलेस कह दिया। वहीं तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेदांता अस्पताल ले जाया गया और इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि डॉक्टर प्रवीण जड़िया एक अच्छे इंसान है, पर उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। और अब बात भारत बंद की। तो तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश में भारत बंद का किस तरह असर दिखा। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेसियों ने बंद कराया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे और TT नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व PCC चीफ और भारतीय कृषक समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसान संगठनों के बीच फूट डालना चाहती है। ग्वालियर में कर्मचारी यूनियन सीटू ने यात्री वाहन चालकों से बंद को सफल बनाने की अपील की। इंदौर में छावनी मंडी में कांग्रेसियों ने दिग्विजय सिंह की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने किसानों से लेकर हमाल और तुलाई वालों से संवाद किया और कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों के साथ है। बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री मुद्दों से भटकाकर अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। और वहीं चौथराम मंडी और फल मंडी में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला है। जबलपुर में भी कांग्रेसियों ने रांझी इलाके समेत दूसरे इलाकों में लोगों से बंद करने के समर्थन की बात कही। इधर खुली दुकानों को बंद भी कराया गया। आम आदमी पार्टी ने भी भारत बंद का समर्थन करते हुए जबलपुर में पैदल मार्च निकाला और हाथ जोड़कर लोगों से दुकानें बंद करने की अपील की।
ग्वालियर में बंद के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा ने किसानों के भारत बंद को फ्लॉप बताया। एक ऐसा कानून बनाया गया है जो किसानों के पक्ष में नहीं है। हमारा अन्नदाता पिछले 20 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर चौकी ठंड में बैठा हुआ है और हम सब चाहते हैं कि जो काला कानून, किसान विरोधी कानून जो केंद्र की सरकार ने बनाया है उसको वो वापस ले। उस मंडी में तुलावटियों का क्या होगा, हम्मालों का क्या होगा, सफाई करने वाले लोगों का क्या होगा, यहाँ के मंडी कर्मचारियों का क्या होगा और किसान कहाँ भटकेगा, इस मंडी में, उस मंडी में, इस मंडी में कहाँ भटकेगा। नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार भाजपा की है, 3 कृषि बिल काला कानून लेके आई है। मेरा सीधा आरोप है और किसानों का भी आरोप है, ये सरकार चला रहे हैं अडानी और अंबानी, कारपोरेट घरानों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि चुनाव में खूब चंदा लिए इन्होंने। ये जो अध्यादेश लाए गए हैं ये बिल्कुल काला कानून है और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है ये संविधान की हत्या कर रही है, प्रजातंत्र का गला घोट रही है और जिस तरह से अध्यादेश लाए उनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। किसानों ने कांग्रेस के द्वारा जो कॉल किया गया था बंद का, इसको पूरी तरह से नकार दिया। कोई किसान उसके साथ में उनके साथ नहीं आए और मध्य प्रदेश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भाजपा की सरकार ने जो बिल एक्ट लेकर के आए हैं उसके साथ किसान खड़ा है। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिना रजिस्टर्ड संस्था अपने आप को सबसे ताकतवर मानती है। आरएसएस से उन्होंने किसान आंदोलन पर चुप्पी के बारे में भी सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसान बिल विदेश की प्रभावित संस्थाओं का असर है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर अब चुप्पी क्यों है। उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड कोई अपनी राजनीतिक स्टैंड नहीं है, जो किसान तय करेंगे, हम उनके साथ हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने तो इस्तीफा उनसे लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को सिर्फ लव जिहाद, ट्रिपल तलाक, एनआरसी यही मुद्दे दिखते हैं। ये सिर्फ देश को ठगने के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसी ध्रुवीकरण का शिकार हो रही है। दिग्विजय सिंह ने कोरोना वैक्सीन और उसके ट्रायल को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, ना उसकी कोई मेंबरशिप है, ना उसका कोई अकाउंट है, लेकिन मोस्ट पावरफुल शक्तिमान बिना जवाबदारी के। किसान आंदोलन में छात्र संगठन लगातार किसानों को मोटिवेट करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे ही पंजाब के स्टूडेंट्स का एक जत्था पहुंचा जो एक गीत के जरिए किसानों को मोटिवेट कर रहा है। वहीं केंद्र सरकार पर कटाक्ष भी कर रहा है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर की ओर मौजूद छात्रों के जत्थे से बात की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। देखिए सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, वो लगातार आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन के अलग अलग तरीके देखे जा रहे हैं और ये पंजाब का स्टूडेंट्स है, ये लोग आए हुए हैं और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, गीत के जरिए अपना विरोध है वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर ठोकना जेड़ा मोदी नाले गंजा। क्या आप गा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस गीत के जरिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये किसानों का जो आंदोलन है उसके लिए ये गीत बना है। जो आंदोलन पिछले 2.5 महीनों से चल रहा है पंजाब में, अब दिल्ली में है, तो जो ये गीत है वे उन लोगों के लिए जो पीछे 26 तारीख को आ रहे थे, उन सभी गीतों, सभी माहौल को हमने इस गीतों में परवाया। इस गीतां दे विच दस्सिया गया वा जिहड़े किसान पिछे बछाड़ा नाल रोके गए सी, टोए पट्टे गए सीगे, उस गीत नाल असी सारे किसानां नूं, मजदूरां नूं, सारे इस वर्ग दे लोकां नूं जिन्हां लई ये काले कानून इन्हां ने केंद्र सरकार ने बनाए आ, उन्हां कानूनां नूं रोकण वास्ते, रद्द करन वास्ते। इसका जो मतलब है ये है शाला मेरा जीव डोला। जो लोग लड़ रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी उम्र लंबी हो, शाला वो ज़िंदगी जिएं और अच्छी ज़िंदगी जिएं। और इसमें कटास भी है, जो इनके एंटी हैं, किसानों के, मजदूरों के, सभी के लोगों के एंटी हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, ये हम हक अपने छीन के लेंगे और ये लेकर रहेंगे। तो
आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, गीत के जरिए एक तो मोटिवेशन का काम है किसानों को, दूसरा कटाक्ष सरकार के ऊपर है क्योंकि लगातार 26 तारीख से ये लोग आंदोलन पर हैं और लेकिन सरकार की 5 दौर की बैठक हो गई है, नतीजा सिफर है और ऐसे में किसान भी उग्र है और अब उनके साथ स्टूडेंट भी साथ में है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 दिल्ली। और मध्य प्रदेश में भले ही उपचुनाव में सिंधिया समर्थकों को जिताने के लिए बीजेपी ने 2018 में हारे हुए प्रत्याशियों ने समर्थन दिया हो, पर 2023 के आम चुनाव में सिंधिया समर्थकों को इन्हीं नेताओं से टिकट के लिए चुनौती मिल सकती है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने साफ संकेत दिए कि 2023 के चुनाव में वो अपनी बात पार्टी के सामने रखेंगे। दीपक जोशी ने कहा कि हाटपिपलिया सीट से उनके पिताजी 8 बार और वो 3 बार विधायक रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। वहीं निगम मंडल और बीजेपी संगठन में नियुक्तियों को लेकर जोशी ने कहा कि पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए काम देखती है, उनके बारे में फैसला पार्टी को करना है। दीपक जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद में बीजेपी ने स्थायी सरकार बनाई है, पर लेकिन उन लोगों की भूमिका के बारे में जरूर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन्होंने अपनी सीट को छोड़ा, पार्टी में लंबे समय तक काम किया और उसके बाद में जो दूसरे दलों से लोग आए थे उनको जिताने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे साथ पूर्व मंत्री दीपक जोशी मौजूद हैं और हाटपिपलिया पर जीत जिस तरीके से हुई, काफ़ी टफ सीट मानी जा रही, दिखाया जा रहा है कि पूरी ईमानदारी से मेहनत की गई थी, पर लेकिन भूमिका अब दीपक जोशी की बीजेपी के अंदर क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी में हर कार्यकर्ता को काम दिया जाता है, उसकी योग्यता का आकलन करने के बाद, अन्य समीकरण का आकलन करने के बाद। अब चूँकि 2023 का मिशन पार्टी के सामने है, ऐसे दृष्टिकोण में पार्टी योग्य कार्यकर्ताओं को उसकी योग्यता के आधार पर काम देने का प्रयास करेगी। हो सकता है उस कार्यकर्ता में मैं भी हूँ और हो सकता है मेरे से अच्छा कार्यकर्ता हो तो उसको वो जिम्मेदारी मिलेगी। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा। सर, मैं सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इस समय संगठन के विस्तार की बात चली है, निगम मंडलों में नियुक्ति की बात चली है और ये कहा जा रहा है कि बार बार के सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट किया जाएगा, पर लेकिन बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता, मूल जो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, उनके बारे में ये भूमिका को लेकर सवाल है और आप उनमें लगता है कि पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। कहाँ देखते हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में समर्थक शब्द तो अब रह नहीं गया। सिंधिया जी के आने के बाद ये ज़रूर है कि उस वक्त उनके लोग पार्टी में आए थे तो उनकी कहीं अलग पहचान थी, लेकिन आज तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। सिंधिया जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में कहीं ना कहीं पहचाने जाते हैं। 2023 में दीपक जोशी, क्योंकि आपकी मूल सीट है हाटपिपलिया, मनोज चौधरी भले जीत के आए, टेन्योर उनका था, ऐसा मान के समझाया गया था, तो तैयारी चल रही है क्या? नहीं, देखिए, मैं या मेरी पार्टी का हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो अटल जी जैसे बहुत बड़े नेता हुए, मैं जिस परिवार से रहा उसमें मेरे पिताजी का नाम पार्टी में बहुत बड़ा है, तो पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। मैं अपने क्षेत्र से, चूँकि मेरी प्रतिबद्धता इसलिए कि मेरे पिताजी लगातार 8 बार MLA रहे, मैं 3 बार MLA रहा, तो मेरी जिम्मेदारी तो है स्वाभाविक रूप से। उस जिम्मेदारी को पूरा करते अगर मुझे लगता है कि 23 के चुनाव में मुझे कहीं ना कहीं पार्टी मौका दे, पार्टी के समक्ष अपनी बात रखूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जोशी, निश्चित तौर पर संगठन के विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर संभावनाएं तलाशी जा रही है। दीपक जोशी वो चेहरा हो सकते हैं जहां पर एक बड़ा जिम्मेदारी आने वाले समय में उनको मिल सकती है और 2023 में निश्चित तौर पर अपनी बात को पार्टी के सामने रखेंगे, ये भी साफ तौर पर उनका कहना है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पार्टी में भी कद और बढ़ गया है। पार्टी आलाकमान ने पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्य में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए 48 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया है। नरोत्तम मिश्रा ने काम भी संभाल लिया है और चुनावी कार्य के लिए 4 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा को यूपी और गुजरात की विधानसभा चुनाव में भी प्रभारी बनाया जा चुका है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा की गिनती MP में पार्टी के कुशल मैनेजरों में होती है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए मध्य प्रदेश के 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। PWD के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। इन सड़कों से जो टैक्स वसूल होगा वो राजमार्ग निधि में जमा किया जाएगा और रखरखाव के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सरकार को करीब 160 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भोपाल इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर करने का फैसला लिया गया है। इसमें यह भी तय किया गया है कि छोटे हितधारकों को पुनर्वास के लिए सरकार मुआवजा भी देगी। इसके अलावा राष्ट्रीय झील प्राधिकरण की योजना के तहत
शिवपुरी झील के पर्यावरण संरक्षण के लिए 19 करोड़ 55 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए नए प्रावधानों को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो हर सोमवार को अपने विभाग की समीक्षा करें। उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्री अफसरों के साथ बैठक करके राजस्व बढ़ाने और कार्यदक्षता के लिए नए प्रयोग पर फोकस करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लगातार समीक्षा करें और इसके लिए सुझाव भी दें। इस बैठक में मंत्री इमरती देवी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। खास बात यह है कि उपचुनाव हारने के बाद इमरती देवी मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। प्रोजेक्ट है मेट्रो। इंदौर और भोपाल में मेट्रो के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधान वाला विधेयक भी निर्णय भी कैबिनेट से हुआ है और इसमें हम आपसी समझौते के आधार पर भूमि लेंगे। ग्वालियर और ओरछा इन दोनों शहरों को यूनेस्को के द्वारा चयन हुआ है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर ये शहर आएंगे। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आएंगे। और इंदौर में एक बार फिर 3 तलाक का एक मामला सामने आया है। पीड़ित पत्नी ने अपने पति, सास, ससुर और एक व्यक्ति के खिलाफ मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर दहेज मांगने की शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक थाना चंदन नगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और पति पर 3 तलाक देने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित महिला की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके पति, सास, ससुर सहित दूसरे परिजन दहेज के नाम पर आए दिन उसे परेशान करते थे। वहीं पति ने हाल ही में अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर तलाक देने का प्रयास किया, तो महिला ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस ने मुस्लिम विवाह कानून एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और मध्य प्रदेश के विधि एवं विधायी विभाग ने प्रदेश की अदालतों में शासकीय वकीलों को नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं देने का आदेश जारी कर दिया है, जिसे सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं इस मामले में ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कहा गया है कि शासकीय अधिवक्ता लोक सेवा के पद की श्रेणी में आता है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं मानकर वकीलों को आरक्षण से वंचित रखना चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वकीलों ने सरकारी वकील की नियुक्ति में आरक्षण के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को वकीलों के आवेदन पर विचार करने का आदेश दिया था, जिसके बाद विधि विधायी विभाग ने शासकीय वकील के पद को लोक सेवा का पद न मानकर नियुक्ति में आरक्षण देने से मना कर दिया। शासकीय अधिवक्ताओं का पद है, ये लोक पद है और ये पब्लिक एंगेजमेंट है और इसमें आरक्षण नियम 1994 के प्रावधान लागू होना चाहिए। इस बिंदु को दृष्टिगत रखते हुए याचिका दायर की है। संभवतः अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होगी। और एक नजर डालते हैं बिग न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत को दूरसंचार उपकरण डिजाइन, विकास और मिनी निर्माण में एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए काम करेंगे। यह आपके इनोवेशन और प्रयासों की वजह से है कि महामारी के बावजूद भी दुनिया चलती रही। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए मध्य प्रदेश के 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। पीडब्ल्यूडी के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों से जो टैक्स वसूला जाएगा वो राजमार्ग निधि में जमा किया जाएगा और रखरखाव के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सरकार को करीब 160 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेदिक होम्योपैथी डॉक्टरों को ऑपरेशन और ट्रीटमेंट की अनुमति देने का विरोध किया है। डॉक्टर्स ने आईएमए के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। पीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। शहडोल जिला चिकित्सालय में 13 बच्चों की मौत के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के शहडोल दौरे से लौटने के बाद 2 डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन और सीएमएचओ को हटा दिया गया है।
ग्वालियर पुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले वायुसेना कर्मी को गिरफ्तार किया है। वायुसेना कर्मी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था। 6 साल से नाबालिग को प्रताड़ित कर रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग लड़की के पिता का दोस्त थे। पीड़िता के पिता भी वायुसेना में पदस्थ हैं। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने जिले में एक अनूठी पहल शुरू की है। जनसुनवाई की तर्ज पर कलेक्टर ने खुली जनसुनवाई शुरू की है। उन्होंने पहले दिन मेहर कोल माइंस के विस्थापितों की समस्याएं सुनी और इस दौरान 800 से ज्यादा विस्थापित परिवार पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर को अपनी समस्या सुनाई। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।